अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी। ये टेक्सोनोमी भी दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। मीनिंग, यहाँ पे सबसे पहले ये टेक्सो का लफ्ज़ जो है ये टेक्सा से निकला हुआ है। टेक्सा कहा जाता है अरेंजमेंट को, तरतीब को, मतलब किसी चीज़ को एक ख़ास तरतीब से रखना। और दूसरा ये नोमी का लफ्ज़ जो है ये नोमिया से निकला हुआ है, और नोमिया कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब तकसीम को। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या टेक्सोनोमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट दी क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग। दर्जाबंदी के मुतलिक हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की दर्जाबंदी के मुतलिक, और साथ में उसको एक साइंटिफिक नेम देना, साइंसी नाम देना, इसके बारे में हम स्टडी किस चीज़ में करते हैं? टेक्सोनोमी में। अच्छा, तो ये टेक्सोनोमी जो होता है ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ कैटेगरी में एक स्पेशल अरेंजमेंट से रखा जाता है, और साथ में इसको एक साइंसी नाम दिया जाता है ताकि इसकी स्टडी हमें आसान हो जाए। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, तो ये फिर हमारे लिए इसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, और वो नेम जो होती है फिर सारी दुनिया में क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो होता है वो है होमो सेपियन। अच्छा, तो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई है मुख्तलिफ ग्रुपों में? तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो है कैंडम। सबसे पहला क्या होता है? कैंडम। ह्यूमन का कैंडम क्या होता है? एनिमेलिया है, इसको एनिमेलिया कैंडम में रखा गया है। फिर होता है फाइलम। फाइलम होता है इसका वर्टेब्रेटा। फिर है क्लास, ह्यूमन का क्लास जो है वो है मेमेलिया। और फिर होता है ऑर्डर। ऑर्डर इसका है प्राइमेट। फिर होता है फैमिली। फैमिली है ह्यूमनाइडी। और फिर होता है जीनस। जीनस इसका है होमो। और स्पीशी इसका है होमो सेपियन। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सेल बायोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट दी सेल, सेल के मुतालिक, एंड दियर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स के मुतालिक, एंड सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न के मुतालिक। मतलब ये सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, साथ में उसके ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ में सेल डिवीज़न के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कौन सा ब्रांच होता है? ये है सेल बायोलॉजी। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे मैंने ही यहाँ डायग्राम में एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ इस सेल में हम क्या स्टडी करते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी स्टडी करते हैं, और साथ में साइटोप्लाज्म भी स्टडी करते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और साथ में ये स्ट्रक्चर जो है ये है गोल्जी बॉडी, और ये स्ट्रक्चर जो है ये है राइबोसोम, और साथ में ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। तो इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेल कहा जाता है, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। यहाँ दरमियान में क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर बॉडी जो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ इस सेल मेम्ब्रेन तक ये पूरा इलाका क्या है? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इस साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, और साथ में ऑर्गेनेल की कंपोजिशन और उसका फंक्शन, ये हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? ये हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं या सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और साथ में हम सेल डिवीज़न के बारे में भी स्टडी करते हैं। यहाँ ये सेल आके किस तरह डॉटर सेल में कन्वर्ट होती हैं, मतलब यहाँ से ये मियोसिस के ज़रिए आगे किस तरह न्यू सेल बनाती हैं, और या माइटोसिस के ज़रिए ये किस तरह न्यू सेल बनाती है। मतलब यहाँ पे सेल डिवीज़न में हम माइटोसिस भी पढ़ते हैं और साथ में मियोसिस भी पढ़ते हैं। ये किस चीज़ में पढ़ते हैं? ये साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच जो है ये है पैलेंटोलॉजी। ये पैलेंटोलॉजी 3 अल्फाज का मजमूआ होता है, मतलब ये 3 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड्स है। मीनिंग,
यहाँ पे पैलेंटोलॉजी में ये पेलो का लफ्ज़ जो है ये फेलस से निकला हुआ है, और पेलस कहा जाता है एंशियंट को, मतलब पुराना। और दूसरा एंटो, ये एंटो का लफ्ज़ एंटा से निकला हुआ है, और एंटा कहा जाता है बींग को। बींग का मतलब होता है क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक, मतलब प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को कहा जाता है। और तीसरा लफ्ज़ जो है लोजी, लोजी सिंपली स्टडी को कहा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट द फॉसिल, फॉसिल के बारे में, ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। ये फॉसिल कहा जाता है डेड रिमेन को, मतलब अगर प्लांट या एनिमल क्या हो जाए, डेड हो जाए, मर जाएं, और इससे उनसे जो चीज़ें रह जाती हैं उनको फॉसिल कहा जाता है। ऑफ एक्सटेंट, फना होना, एक्सटेंट कहा जाता है फना होना, ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जब ऑर्गेनिज्म फना हो जाए और उससे जो चीज़ें रह जाती हैं, जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये पैलेंटोलॉजी की कैटेगरी में आता है। इस पैलेंटोलॉजी को आगे फर्दर मज़ीद जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इट हैज़ फर्दर 2 ब्रांचेस, इनके मज़ीद 2 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो है पेलोबॉटनी। फेलोबॉटनी में हम क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, इनमें प्लांट से जो फॉसिल रह जाती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ डायग्राम में मैंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट क्या हो गया, ये डाई हो गया, और बहुत साल बाद इससे यहाँ ज़मीन में जो डेड रिमेन रह जाते हैं, मतलब ये फॉसिल रह जाते हैं, अगर हम इनकी स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाती हैं। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट ब्रांच जो है इसका, ये है पेलोज़ोलॉजी। पेलोज़ोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल, एनिमल से जो चीज़ें रह जाती हैं एनिमल के मौत के बाद, मतलब जब वो डाई हो जाए और उनसे जो चीज़ें रह जाती हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे तो ये पेलोज़ोलॉजी में आता है। अच्छा, यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने डोंकी का एक स्ट्रक्चर बना दिया है। सपोज़ कीजिए यह डोंकी यहाँ पे मर गया, और चंद साल बाद इसके डेड रिमेन जहाँ इस ज़मीन के अंदर रह चुके हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये पेलोज़ोलॉजी के स्टडी में आता है। यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, ये इस डोंकी की क्या है, बोन्स हैं, बोन्स। ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। ये क्या है, ये डोंकी के बोन्स हैं। जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आता है, पेलोज़ोलॉजी में। अच्छा, लास्ट वन जो है ये है इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी भी 2 अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है। मीनिंग इम्यून का मतलब होता है सिंपली इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है लॉजी, ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी, सिंपली मुतालिया को कहा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं किस चीज़ का, अबाउट दी इम्यून सिस्टम ऑफ एन एनिमल, किसी जानदार की इम्यून सिस्टम के बारे में। मतलब तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ ह्यूमन बॉडी का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। जिस तरह इस दुनिया में एक मुल्क अपनी हिफाजत के लिए, अपनी डिफेंस के लिए फ़ौज रखती हैं, इसी तरह कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम पैदा किया हुआ है, उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यहाँ इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, सपोज़ कीजिए ये हमारे बॉडी में एक इम्यून हेडक्वार्टर मौजूद है। इस इम्यून हेडक्वार्टर के अंदर सोल्जर्स मौजूद होते हैं। यहाँ सोल्जर का मतलब है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, और जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई चीज़ एंटर हो जाता है, मतलब अगर यहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो गया, या वायरस एंटर हो गया, या फंजाई वगैरह एंटर हो गया और डिजीज़ काज करने जा रहा है, तो हमारे इम्यून हेडक्वार्टर से ये फ़ौजी भेजे जाते हैं और उन वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो इन सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करेंगे किसी एनिमल के इम्यून सिस्टम के बारे में, तो ये इम्यूनोलॉजी में आता है।